हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। एंड आई होप आपने इससे पहले के जो भी 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो आपने रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रेशियो। रेशियो क्या होता है, आई होप सबको पता होगा। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। ठीक है, जब भी हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं बाय डिवीजन तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। इट इज अ रिलेशन दैट वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, जनरली आपने सुना होगा इस तरीके कि भाई राम और श्याम की जो एज है उनका रेशियो जो है वो 2:3 है। ठीक है, और मान लो दो कोई पर्सन है, ठीक है, कोई दो पर्सन है, उनकी जो सैलरी है उनका रेशियो 3:4 है। इस तरीके से आपने बातें सुनी होंगी। ठीक है, 3:4 का मतलब आपको पता ही होगा, 3/4 ऑफ टोटल क्वांटिटी। ठीक है, या आपको जैसे बोल दिया जाए कि दो पर्सन है, ठीक है ना, जिनकी एज का रेशियो जो है वो 1:2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्सन है जिसकी एज जो है वो 10 ईयर्स है तो ऑब्वियस बात है दूसरे पर्सन की जो एज होगी वो क्या होगी, उस पर्सन की एज से जस्ट डबल होगी। तो दूसरे पर्सन की एज क्या हो जाएगी, 20 ईयर्स हो जाएगी। तो अब आप उसकी पहले पर्सन की एज जो है वो 10 ईयर्स है, दूसरे पर्सन की एज क्या है, 20 ईयर्स है। अगर आप उनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 10/20 यानी कि 1/2। ठीक है, तो रेशियो का मतलब आई होप सबको पता है। जस्ट फॉर कंप्लीशन, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है और हम उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। जब भी हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं बाय डिवीजन तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये एक रेशियो है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स रेशियो मीन्स व्हाट पार्ट वन क्वांटिटी इज ऑफ अनदर। ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेशियो का मतलब आप दूसरे सेंस में इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो दूसरी क्वांटिटी का कितना पार्ट है। जैसे मैंने बोला ना कि एक पर्सन की एज 10 ईयर्स है और दूसरे पर्सन की एज 20 ईयर्स है, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो पहले पर्सन की एज है वो दूसरे पर्सन की एज का क्या है, हाफ है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से द क्वांटिटीज मे बी ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड्स। ठीक है ना, अब जो क्वांटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एज वाला एग्जांपल लिया कि पर्सन ए है जिसकी एज 10 ईयर्स है, पर्सन बी है जिसकी एज 20 ईयर्स है। तो मैंने बोला कि इनका रेशियो कितना हो गया एज का, 10/20 यानी कि 1/2। और इसी को दूसरे सेंस में, दूसरे रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो पर्सन ए है उसकी जो एज है वो पर्सन बी की जो एज है उसकी हाफ है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो पर्सन बी की एज है वो पर्सन ए की एज का क्या है, डबल है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो लास्ट लाइन में ये बोल रहे हैं कि जो क्वांटिटीज है, जैसे मैंने एज का एग्जांपल लिया, तो जरूरी नहीं है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हो तो क्वांटिटीज जो है वो सेम टाइप की हो, डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, आई होप क्लियर होगी बात कि रेशियो का मतलब क्या होता है और रेशियो का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो जनरली रेशियो का यूज हम लोग दो क्वांटिटीज के कंपैरिजन में करते हैं बाय डिवीजन, राइट। उसके बाद इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर है आपके पास ए और बी, द रेशियो ऑफ ए टू बी इज A/B। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, दो नंबर अगर आपके पास है, ठीक है, दो नंबर अगर आपके पास है जिनका रेशियो जो है, मतलब हमें लिखना है, दो नंबर ए और बी है उनका रेशियो में लिखना है, तो रेशियो ऑफ ए टू बी, क्योंकि ये मैटर करता है कि आप ए टू बी रेशियो लिख रहे हैं या बी टू ए लिख रहे हैं। अगर आपने ए टू बी रेशियो लिखा, अगर आपने बोला कि रेशियो ए टू बी लिखो, तो ए टू बी रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, A/B। बट अगर मान लो मैंने ये बोला कि बी टू ए रेशियो लिखो भाई, बी टू ए, बी से ए का रेशियो लिखो, तो फिर B/A हो जाएगा। तो ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी बात को। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ ए टू बी इज A/B ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो A/B। एक ही बात है ना, ये तो सबको पता होगा, A/B लिखो या A/B लिखो, सेम बात है। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाई, और रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं, रेशियो को डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है रेशियो को। ठीक है, A/B, इस तरीके से मैंने बोला कि दो नंबर है x और y, तो उनका रेशियो क्या होगा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा x/y। ठीक है, ये इस तरीके से, आई होप क्लियर होगा और ये सबको पहले से पता होगा।
दी टू क्वांटिटीज दैट आर बीइंग कंपेयर्ड आर कॉल्ड टर्म्स, ठीक है ना। जिन दो क्वांटिटीज में कंपैरिजन चल रहा है, जैसे यहाँ पे किस किस में कंपैरिजन चल रहा है, दो नंबर है ए और बी, तो ए और बी में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ए और बी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ये बोलते हैं, देखो, ठीक है। एंड द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्जिक्वेंट, ठीक है। टर्म्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्जिक्वेंट, ठीक है। तो अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहता है तो कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको रेशियो का मतलब पता होना चाहिए कि भाई रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन, ठीक है। अगर हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं बाय डिवीजन तो हम लोग उसको रेशियो बोलते हैं। रेशियो को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, वो ये लिखा हुआ है A:B, इस तरीके से हम लोग इसको रीड भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द रेशियो 3:5, ठीक है, ये लिखा हुआ है द रेशियो 3:5, ठीक है। 3:5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 3/5, सही है, विद एंटीसीडेंट 3 एंड कॉन्जिक्वेंट 5, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये टर्म्स याद रहेंगे, अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो टेंशन नहीं लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि रेशियो किसे बोलते हैं, रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो रेशियो में जो दो नंबर के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, उन नंबर्स को हम लोग या उन क्वांटिटीज़ को हम लोग टर्म्स बोलते हैं, और उन टर्म्स के क्या क्या नाम होते हैं जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। इतना सफिशिएंट है। Okay, next. A ratio is a number. So to find the ratio of two quantities, they must be expressed in the same unit. Okay. ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आप दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं या दो नंबर का जब आप रेशियो लेते हैं तो वो भी एक नंबर ही आता है, ठीक है। तो जब भी हम रेशियो लेंगे दो नंबर्स का, ठीक है ना, या दो क्वांटिटीज़ का जब भी रेशियो लेंगे तो जो उनकी यूनिट होगी वो सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि दो पर्सन है, उनके वेट का रेशियो निकालना, तो आपने एक पर्सन का वेट तो केजी में ले लिया और दूसरे वाले पर्सन का जो वेट है वो आपने ग्राम में ले लिया, ठीक है ना। तो फिर वो रेशियो जो आएगा वो करेक्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपने दो पर्सन की हाइट का रेशियो निकालना, एक की हाइट आपने मीटर में ले ली और दूसरे पर्सन की हाइट आपने सेंटीमीटर में ले ली, तो जब आप उनका रेशियो निकालोगे तो वो करेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उनकी यूनिट आपने सेम नहीं ली है। क्या बात समझ में आ रही है। अगर आप दो पर्सन का हाइट का रेशियो निकाल रहे हैं तो दोनों पर्सन की जो हाइट होगी आपको सेम यूनिट में लेनी पड़ेगी। अगर आपने एक पर्सन की हाइट को सेंटीमीटर में लिया तो दूसरे पर्सन की हाइट को भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको बता रहा है, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, रेशियो डज नॉट चेंज इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज कोई रेशियो है, जैसे इन्होंने ले रखा है 2/3, ठीक है, एक रेशियो लिया क्या 2/3, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम ऊपर नीचे जो दो टर्म है रेशियो में, जो दो टर्म होते हैं, अगर उन दोनों टर्म में हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने 2/3 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/6। क्या बात समझ में आ रही है। अगर मैंने 2/3 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो क्या हो जाएगा 6/9। तो ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तीनों का जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आपको देखने में डिफरेंट लग रहे हैं बट एक्चुअल में उनका मीनिंग सेम है। 4/6 को आप कैंसिल कर सकते हो 2 से, तो ये 2/3 आ जाएगा। 6/9 को भी आप कैंसिल कर सकते हो 3 से, तो वो भी 2/3 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर कोई रेशियो दिया है और अगर आप उसके दोनों टर्म्स में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो विल रिमेन सेम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रोपोर्शन पे आते हैं। अभी तो हमने रेशियो के बारे में देखा, प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं। तो देखो, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। बहुत सिंपल है, ठीक है। दो रेशियो दिए हैं तो उनको अगर आप इक्वल करके लिख देते हैं या उनकी जो इक्वलिटी होगी उसी को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है, इसी को देख लो आप, इफ A/B इज इक्वल टू C/D। दो रेशियो लिखे हुए हैं इक्वलिटी में, ठीक है ना, दो रेशियो की इक्वलिटी लिखी हुई है। A/B एक रेशियो है, C/D दूसरा रेशियो, और दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर दो रेशियो इक्वल है
तो इन रेशियो में जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं, कितने नंबर, दो रेशियो में कितने नंबर्स इन्वॉल्व होंगे बच्चों, 4, ए बी सी डी। तो इन चारों नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, देन ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, कि भाई ये चारों नंबर किस में है, प्रोपोर्शन में है। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, दो रेशियो दिए हैं, उनकी जो इक्वलिटी होती है उसको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो दो रेशियो मैंने लिए, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, तो ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, द नंबर्स ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, यानी ये चारों नंबर कैसे लिखे हुए हैं, प्रोपोर्शन में लिखे हुए हैं। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो ये लिखा हुआ है सिंबॉलिक फॉर्म में, आप इस तरीके से, कि देखो रेशियो को तो आपको पता ही है, अगर ए अपॉन बी रेशियो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए इज टू बी, और दूसरा रेशियो सी अपॉन डी है तो उसको भी हम कैसे लिखेंगे, सी इज टू डी। ये तो अपने दोनों रेशियो लिख लिए, और जो प्रोपोर्शन का सिंबल है वो यहाँ पे आप ऐसे ये इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर इस टाइप का कहीं स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझोगे, इस स्टेटमेंट से आप ये समझोगे कि ए बी सी एंड डी, दीज फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, ये चारों नंबर किस में लिखे हुए हैं, प्रोपोर्शन में लिखे हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है, तो प्रोपोर्शन किसे कहते हैं बच्चों, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल है तो हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, या वो जो चारों नंबर है वो किस में है, प्रोपोर्शन में। क्या बात समझ में आ रही है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये 3/4 इज इक्वल टू 6/8, ये दोनों रेशियो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। क्यों, देखो ये 3/4 है, 6/8 को आप 2 से अगर कैंसिल करोगे, ठीक है ना, तो 2 से 6 कैंसिल 3, 2 से 8 कैंसिल 4, तो ये भी 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 इज इक्वल टू 6/8 लिखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिक फॉर्म में, ये लिखा हुआ है 3:4, और ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, और 6:8, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि 3, 4, 6 एंड 8 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। ईच टर्म ऑफ द रेशियो ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। जब कोई चार नंबर या कोई दो रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसके हर टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी सी एंड डी आर रेस्पेक्टिवली द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, अगर दो रेशियो प्रोपोर्शन में दिए हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया, तो यहाँ पे ये जो चारों नंबर है वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना, ए अपॉन बी का रेशियो और सी अपॉन डी का रेशियो सेम है। तो इन चारों नंबर को, या यहाँ पे जो चार टर्म यूज हो रहे हैं ए बी सी डी, इन चारों टर्म को बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो जो ए है उसको हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलेंगे, जो बी है उसको सेकंड प्रोपोर्शनल बोलेंगे, जो सी है उसको थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे, और जो डी है उसको हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक दो और बातें, ए एंड डी आर नोन एज एक्सट्रीम्स, ये जो आपका पहले सबसे ऊपर लिखा है ए, और जो सबसे लास्ट में जो नीचे लिखा है डी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। और ये जो बीच में, ये जो ए के नीचे बी लिखा है, ये जो ए के नीचे बी लिखा है और डी के ऊपर सी लिखा है, इन दोनों नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स बोलते हैं। क्या क्लियर है बात, एक बार फिर से, मान लो ऐसे लिखा है, मान लो ऐसे लिखा है आपका 1/2 इज इक्वल टू 3/6, ठीक है। ये देखो ये दो रेशियो है जो कि प्रोपोर्शन में है, ठीक है, क्योंकि 1/2 लिखो 3/6 लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 6 इन चारों को क्या बोलेंगे, इन चारों को प्रोपोर्शनल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, 2 जो है वो सेकंड प्रोपोर्शनल है, 3 जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, 6 जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। और ये जो सबसे पहले लिखा होता है 1, और ये जो सबसे लास्ट में लिखा होता है 6, इन दोनों नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 और 6 को क्या बोलेंगे बच्चों, 1 और 6 को बोलेंगे एक्सट्रीम्स, ठीक है। और जो 1 के नीचे लिखा होगा ये 2, और जो 6 के ऊपर लिखा होगा 3, इनको क्या बोलेंगे बच्चों, इनको बोलेंगे मीन्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डायगोनल में नंबर लिखे हैं 1 और 6, इनको एक्सट्रीम बोलते हैं, और इस तरीके से ये जो डायगोनल में लिखे हुए हैं इनको मीन्स बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, अगर 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स, बिल्कुल सही बात है, देख लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ, 2/3 इज इक्वल टू 4/6,
6। ये देखो ये एक प्रोपोर्शन लिखा हुआ है दो रेशियो का, आपको पता है 2/3 लिखो या 4/6 लिखो सेम होता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये क्या कह रहे हैं कि अगर चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन में लिखी है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये हो गए 2 और 6 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो ये हो गए 3 और 4। ठीक है, तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई बच्चों 12 और 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये 12 कहाँ से आया? ये 12 आया 2 और 6 का मल्टीप्लाई करने पे। ये 12 कैसे आया? ये आया 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने से। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये एक आपका प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ये देखो 4 नंबर, ये 4 टर्म्स दिए हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। ठीक है, दो रेशियो है, एक ए इज टू बी और एक सी इज टू डी है। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट और लास्ट नंबर होता है उनको एक्सट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ए और डी का मल्टीप्लाई होगा उनको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और जो बीच के दो नंबर होंगे उनको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसे लिखा होगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, तो ए और डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी और सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए और डी का जो मल्टीप्लाई है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और जो बी और सी का मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो देखो अगर इस तरीके से कोई रेशियो दिया है बच्चों, इस तरीके से कोई इस तरीके से चार नंबर अगर प्रोपोर्शन में दिए हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल सी इज टू एक्स, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स होता है जो सबसे लास्ट में लिखा होता है उसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो सबसे लास्ट में नंबर लिखा होता है उसको हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी सी, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी? बी सी अपॉन ए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 3 नंबर्स ए बी सी का। क्लियर होगा? ठीक है, इजी है। ओके, तो एक एग्जांपल है, देखो बच्चों छोटा सा, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 2, 5, 4। ये तीन नंबर दिए हैं, सपोज ये ए बी सी है और हमें इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए। तो हमने मान लिया लेट अ फोर्थ प्रोपोर्शनल let a fourth proportional is x। सही है, तो अभी हमने लिखा था कि ये तीन नंबर है, इसको मैंने a बोल दिया, 2 को इसको b बोल दिया और इसको 4 को c बोल दिया। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई a is to b प्रोपोर्शन c is to x ऐसे होता है। तो x को क्या बोलते हैं बच्चों? x को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। सही है, x को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है 2:5, तीन नंबर, तो ये a b c है, 2:5 प्रोपोर्शन 4:x। क्या बात समझ में आई? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2/5 इज इक्वल टू 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20, 2 से 20 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 10। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द 10 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 2, 5, 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई रेशियो लिखा है, किस तरीके से बच्चों? a is to b प्रोपोर्शन b is to x, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, a is to b प्रोपोर्शन b is to x। तो यहाँ पे जो x होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे। किसका? a और b का। क्या बात समझ में आ रही है? अगर इस तरीके से लिखा है, ये देखो एक्सट्रीम तो ये अलग अलग है, एक्सट्रीम अलग है, और जो बीच के ये मीन्स है वो सेम होने चाहिए। आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर ये जो मीन्स हैं वो सेम है और यहाँ पे पहला एक्सट्रीम आपको दिया, लास्ट वाला एक्सट्रीम जो है वो आपसे पूछा गया, तो वो जो लास्ट वाला एक्सट्रीम होगा उसी को क्या बोलेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। तो अगर मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? ए एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? बी स्क्वायर अपॉन ए।
क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल। ये देखो लिखा है a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b इज, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, बी स्क्वायर अपॉन। क्लियर है, सिंपल है। चलिए तो देखो यहाँ पे दो नंबर दिए हैं 2.5 और 1.5, हमसे बोला गया 2.5 और 1.5 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, ठीक है। तो ये जो 2.5 है इसको बच्चों हमने a मान लिया और ये जो 1.5 है इसको b मान लिया। तो हमें पता है कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। पहले तो मान लो लेट अ थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट अ थर्ड प्रोपोर्शनल लेट अ थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। सही है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, a लिखा, a इज टू b लिखा, फिर प्रोपोर्शनल का साइन, फिर b लिखते हैं और फिर आपका थर्ड प्रोपोर्शनल x। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लेंगे, 2.5 यानी a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन x। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5। सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि ऊपर देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो 0.5 है, यहाँ पे भी 1.5 है। तो पॉइंट हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के पॉइंट हट गए। नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, तो एक, तो ये 25 हो गया और दूसरा एक 10 और बच गया। इसको सॉल्व कर लो, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है। फिर इस 5 से ये कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, तो ऊपर बच गया 3 इंटू 3 9 और नीचे कितना बचा बच्चों 10। 10 से 9 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया 0.9। सो 0.9 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 2.5 एंड 1.5। क्या ये बात समझ में आ रही है? 0.9 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 2.5 एंड 1.5। क्लियर है बच्चों? चलिए उसके बाद बात करते हैं क्या क्या हो चुका है। एक बार देखो मैं फिर से आपको रिकैप करवा देता हूँ जल्दी से। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, कि पहला पॉइंट, हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इफ फोर नंबर्स या इफ फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना, वो हमने फोर क्वांटिटीज ली थी ABCD। इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या बोला कि जैसे मान लो चार नंबर है, ठीक है ना, A B C और X, और इस तरीके, और वो चार नंबर किस में है, प्रोपोर्शन में है। तो हम ऐसे लिखेंगे A is to B प्रोपोर्शन C is to X। तो ये जो लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है X, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ A B एंड C। तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की वैल्यू आ जाती है B इंटू सी अपॉन A। सही है। उसके बाद हमने ये एग्जाम्पल किया था। उसके बाद फिर थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं कि इस तरीके से अगर कोई प्रोपोर्शन में नंबर लिखे हुए हैं A is to B प्रोपोर्शन B is to X, तो X को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं A अपॉन बी इज इक्वल टू B अपॉन X। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की वैल्यू आ जाती है B स्क्वायर अपॉन A। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये हमारा यहाँ से आ गया था। उसके बाद ये एग्जाम्पल अभी जस्ट हमने किया है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल में देखो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है A such that X, मतलब A is to X proportion X is to B, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो एक्सट्रीम्स हैं वो आपके दो नंबर होंगे, एक्सट्रीम से A और B लिखा है, और जो मीन्स वाले ये जो नंबर होते हैं जिनको हम लोग मीन बोलते हैं, सेकंड और थर्ड वाला नंबर, वो सेम सेम लिखे हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो A is to X प्रोपोर्शन X is to B लिखा है, तो यहाँ पे जो X है उसी को हम लोग बोलते हैं मीन, या फिर हम लोग सेकंड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B भी बोलते हैं। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो और सेकंड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B भी बोल सकते हो। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे A अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए A is to X प्रोपोर्शन X is to B, यानी कि एक्सट्रीम्स दो दिए होंगे आपको A और B,
और जो मीन्स होंगे वो दोनों सेम होंगे। तो ये जो मीन होगा आपका x, इसी को हम लोग मीन प्रोपोर्शनल या सेकंड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b बोलते हैं, जिसकी वैल्यू फाइनली क्या आ गई, √ab। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, याद रखना है आपको ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 48 एंड 12। तो 48 को हमने a मान लिया और 12 को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है। और हमसे बोला गया इनका मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो हमने मान लिया मीन प्रोपोर्शनल लेट मीन प्रोपोर्शनल लेट मीन प्रोपोर्शनल बी x, ठीक है, x मान लिया। तो हम इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखे कैसे लिखेंगे, 48:x प्रोपोर्शनल x:12, सही है, ऐसे ही तो लिखते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, बट मैं आपको मतलब प्रॉपर जैसे हमने समझा उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको अगर मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूँ तो 48/x इज इक्वल टू x/12, सही है। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48×12। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो देखो यार, 48 को मैं लिख सकता हूँ 4×12, 48 को लिख सकता हूँ मैं 4×12, सही है। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो देखो यार, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और 12 का स्क्वायर रूट 12×12 दो बार लिखा है तो स्क्वायर रूट आ गया 12। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 24, सही है, सिंपल है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो तो हमें पता ही है, दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ दोनों नंबर का प्रोडक्ट √ab, ठीक है। बट मैंने आपको प्रॉपर जैसे हम लोगों ने समझा था उस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पॉइंट है ई पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने ये काफ़ी सुना भी होगा, शायद 10th क्लास में भी कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ होगा, अदरवाइज 11th-12th में तो काफ़ी आपको यूज़ करने को मिलेगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो देखो, अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई प्रोपोर्शन लिखा है, चार नंबर है, चार क्वांटिटीज हैं जो प्रोपोर्शन में लिखी हैं, a/b इज इक्वल टू c/d, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, a/b प्लस 1 इज इक्वल टू c/d प्लस 1, इस तरीके से दोनों तरफ एक नंबर ऐड कर दिया। एलसीएम ले लो, तो b एलसीएम आएगा तो a प्लस b/b, और यहाँ पे d एलसीएम आएगा तो c प्लस d/d, ठीक है। तो अगर कोई चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में दी हैं, या फिर दो रेशियो की इक्वलिटी दी गई है, और अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, 1 ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस b/b इज इक्वल टू c प्लस d/d। तो इस फॉर्म को या इस टाइप से जब हम रिलेशन लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोनेंडो। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो, सही है। और अगर मान लो जो ये आपको रेशियो दिया गया था, इसमें से मैं दोनों तरफ क्या करूं, 1 माइनस कर दूं, तो a/b माइनस 1 इज इक्वल टू c/d माइनस 1, सही है। दोनों तरफ क्या किया, 1 माइनस कर दिया। एलसीएम लोगे बच्चों तो ये हो जाएगा a माइनस b/b, और ये हो जाएगा आपका c माइनस d/d। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंडो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। तो किया क्या मैंने, मुझे दो रेशियो दिए थे, या आप ऐसे बोल सकते हो कि चार क्वांटिटीज दी थी प्रोपोर्शन में, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इक्वलिटी दी थी दो रेशियोज की। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड्स 1 ऐड किया, 1 ऐड करने पे जो रेशियो आया उसको हम लोग कॉम्पोनेंडो बोलते हैं, और उसी रेशियो में मैंने फिर बोथ साइड 1 सेपरेट किया, उसके बाद जो हमारा रेशियो आया उसको डिविडेंडो बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दो इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या होगा, जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये देखो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस b अपॉन a माइनस b, ठीक है। और ये आ जाएगा c प्लस d अपॉन c माइनस d, ऐसे आ जाएगा। तो इस टाइप से जब ऑपरेशन करने के बाद इस टाइप का जो एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का मिक्सचर लिखा हुआ है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है।
हमें एक दो रेशियो की इक्वलिटी दी थी, हमने दोनों साइड वन ऐड किया, वन ऐड करने पे जो रेशियो बना उसको कॉम्पोनेंडो बोल दिया। फिर उसी रेशियो में मैंने वन सब्ट्रैक्ट किया तो एक और नया रेशियो फॉर्म हुआ जिसको डिविडेंडो बोल दिया। फिर हमने इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर दिया, या टू को वन से भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन को टू से डिवाइड करो या टू से वन को डिवाइड करो, उसके बाद जो रेशियो बनेगा उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है, आप देख लो, ये देखो, ये कॉम्पोनेंडो हो गया, ये डिविडेंडो हो गया, और ये हमने वन और टू को डिवाइड कर दिया तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आ गया। सही है। अच्छा, और ये रेशियो आया कहाँ से है बच्चों? ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये आया कहाँ से है? ये ऑब्वियस बात है, वहीं से आया है। कहाँ से? यहाँ से। स्टार्टिंग तो यहीं से हुई थी, ये आपको प्रोपोर्शन में दिए थे 4 नंबर, इन्हीं से तो सब आया है ये। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल है, क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होता है कभी कभी। ठीक है ना, तो जब कॉम्पोनेंडो सिर्फ लगाना होगा तो आपको दोनों तरफ वन ऐड करना होगा, अगर आपको डिविडेंडो लगाना होगा तो दोनों तरफ -1 करना पड़ेगा। और अगर आपको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों लगाना है तो देखो क्या करते हैं बेसिकली, जैसे ये दिया ना, जैसे ये दिया है ए अपॉन बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये दिया है प्रोपोर्शन में, दो रेशियो दिए हैं प्रोपोर्शन में, और आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगाना है। तो देखो कैसे करते हैं, तो हमने क्या किया, पहले ये अब ए अपॉन बी रेशियो, पहले इन दोनों का सम लिख दिया ऊपर और नीचे इनका डिफरेंस लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड साइड में दोनों का सम अपॉन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को हम लोग बोल देते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप क्लियर होगी बात। और ये एक और फोर्थ रेशियो है, ये भी आप देख सकते हो, जैसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है। सही है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, ए अपॉन बी को आप लिख सकते हो ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, या फिर ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट ये जितने भी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है, ये कहीं ना कहीं आपको यूज होती हुई दिखेंगी 11th और 12th में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे आप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या आप ये मत सोचो कि ये टीचर ने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया। तो पहले से अगर आपको ये सब पता होगा then you will not face any difficulty। ठीक है, तो आई होप क्लियर होंगी ये बातें। ठीक है, इस तरीके से ये भी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, इस तरीके से रेशियो दिए होंगे। ठीक है, तो ये सारे रेशियो जो है वो उनको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, वेयर लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री क्या है आपके रियल नंबर्स है। ठीक है, यानी कि ये देखो ए सी ई ऊपर वाले ऐड कर दिए और बी डी एफ नीचे वाले ऐड कर दिए, और उनमें बस क्या किया है, हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब रियल नंबर से। ठीक है, लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री ये सारे क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनमें आप किसी क्या बोलते हैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले जो नंबर है उनमें किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को अगर हम ऊपर ऊपर वालों को ऐड करते हैं, नीचे नीचे वालों को ऐड करते हैं, रेशियो विल रिमेन सेम। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई प्रोपोर्शन की। ऐसी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखनी है, पढ़ लेना आप। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखोगे तो कहीं ना कहीं यूज तो हो ही जाएगा। सही है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऊपर वाले जो नंबर्स है उनको ऐड किया है और उनकी कुछ पावर रेज की है। जैसे यहाँ पे पावर कितनी रेज की है, n, तो ऊपर वाले नंबर्स की सबकी पावर n रेज करके ऐड कर दिया, और नीचे वाले जो नंबर्स है उनकी भी सबकी पावर n रेज करके ऐड कर दिया, और पूरे की होल पावर 1/n, मतलब जितनी आपने अंदर पावर रेज की उसी का रेसिप्रोकल होल में ऐड कर दिया। तो ये जो रेशियो आएगा और ये रेशियो जो ये सारे लिखे हुए हैं सब इसके इक्वल होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ, प्रीवियस उसमें भी बताया था। ठीक है ना, ये प्रीवियस उसमें ये देखो, ये a अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, या फिर a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हो चुका। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है, कहीं ना कहीं बच्चा यूज जरूर होगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट करके लिख दी है। ठीक है, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो, कुछ भी मिसिंग ना हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जब आपको टीचर कोई क्वेश्चन बता रहा होगा, ठीक है ना, जब हम ही आगे पढ़ेंगे तो
जब मैं किसी क्वेश्चन में यूज करूंगा कि यहाँ पे ये यूज हो गया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो आप ये ना सोचो यार ये पता नहीं क्या कर दिया, तो उसके लिए पहले से सारी चीजें हम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया है इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, ये एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो बहुत आसान है, आपको दिया है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, ये तीन रेशियो इक्वल दिए, तो ये तीनों रेशियो किसी के तो इक्वल होंगे, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के तो इक्वल होंगे ही। तो मैंने इन सबको क्या बोल दिया, मैंने इन सबको लेमडा के इक्वल मान लिया। मैंने मान लिया ये सारे रेशियो किसके इक्वल है, लेमडा। भाई अगर मैं बोलूँ कि दो रेशियो इक्वल है, अगर मैं बोलूँ दो रेशियो इक्वल है, तो वो किसी एक वैल्यू के इक्वल होंगे ना, तो वो वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि वो वैल्यू लेमडा है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, देखो यहाँ से a अपॉन बी की वैल्यू भी लेमडा है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, b लेमडा, सही है। c अपॉन d की वैल्यू भी लेमडा है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, d लेमडा। e अपॉन f की भी वैल्यू लेमडा है, तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, f इंटू लेमडा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ए सी ई की वैल्यू निकाल ली हमने बी डी और एफ के टर्म्स में। अब जो हमें प्रूफ करना है उस पर आते हैं, तो मैंने उसकी LHS ली, जो हमें प्रूफ करना है हमने उसकी क्या ली, LHS लिया। LHS क्या है बच्चों, ए क्यूब बी प्लस 2c² ई माइनस 3ae² एफ डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या आ जाएगा, b पे पावर 4 प्लस 2d² एफ माइनस 3bf क्यूब, ठीक है, ये आ गया। तो ये LHS है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमें किस किस की वैल्यू पता है बच्चों, a c और e की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ b d f। तो a की वैल्यू रखी यहाँ पे, a क्यूब है, तो a क्यूब की जगह मैं रखूंगा, मतलब a की जगह b लेमडा रखूंगा, तो क्या हो जाएगा b क्यूब लेमडा क्यूब इंटू b, ठीक है। फिर यहाँ देखो c की वैल्यू क्या है, d लेमडा, तो c² लिखा है, तो c² लिखा है, तो c की वैल्यू मुझे रखनी है d लेमडा। c की वैल्यू अगर मुझे d लेमडा लिखनी है तो हो जाएगा d² लेमडा स्क्वायर, और e की वैल्यू क्या है, ये देखो e की वैल्यू है f इंटू लेमडा माइनस 3a की जगह मैं क्या लिखूंगा, b लेमडा, ठीक है, और e² की वैल्यू क्या है, f लेमडा, तो e² है तो हो जाएगा f² लेमडा स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। और लास्ट में f लिखा है वो लिखा रहने दो। तो ऊपर न्यूमरेटर में मैंने a c और e की वैल्यू रिप्लेस कर दी इन टर्म्स ऑफ b d एंड f, और नीचे जो लिखा है वही लिखा रहने दो, नीचे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो, सही है, ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखो ऊपर से हमने क्या किया, ऊपर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर आपको लेमडा क्यूब कॉमन दिख रहा होगा, देखो पहले टर्म में भी लेमडा क्यूब है, दूसरे टर्म में भी लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा क्यूब मिल गया, और तीसरे टर्म में भी लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर यानी लेमडा क्यूब कॉमन मिल गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका b की पावर 4, फिर यहाँ पे बचा आपका 2d² f, फिर लास्ट टर्म में बचा आपका माइनस का 3bf क्यूब, यही तो बचा। और नीचे देखो क्या है, नीचे आपका b पे पावर 4 प्लस 2d² f माइनस का 3bf क्यूब, ये सही है। तो तुम देखो न्यूमरेटर में जो ये फैक्टर लिखा और डिनोमिनेटर में फैक्टर लिखा दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, तो आपका सिर्फ क्या बचा बच्चों, सिर्फ बचा आपका लेमडा क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब मैं लेमडा क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लेमडा इंटू लेमडा इंटू लेमडा लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब ये 3 लेमडा लिखे, तो अब हमें पता है a अपॉन बी की वैल्यू भी लेमडा है, c अपॉन डी की वैल्यू भी लेमडा है, और e अपॉन एफ की वैल्यू भी लेमडा है। तो एक लेमडा की जगह a अपॉन बी लिख दिया, दूसरे लेमडा की जगह c अपॉन डी लिख दिया, तीसरे लेमडा की जगह e अपॉन एफ लिख दिया। तो आपका हो जाएगा a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। यही हमें प्रूव करना था बच्चों, ऊपर आ गया a c e और नीचे आ गया आपका b d f, यही हमें प्रूव करना था, ये सही है। तो आई थिंक क्लियर होगा, इजी था। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में बेसिकली क्या क्या मेन बातें हैं जो हमने पढ़ी है और जो हमें आगे तक याद रखनी है। रेशियो क्या होता है, ठीक है ना, प्रोपोर्शन, रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं वो रेशियो के अंदर सारी बातें आ जाएगी। प्रोपोर्शन क्या होता है, तो एक्चुअल में हमने इस पूरे आज के लेक्चर में 2 बातें पढ़ी हैं डिटेल में, रेशियो के बारे में पढ़ा है और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब प्रोपोर्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको याद रखते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं,
ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, और उसी के साथ कुछ और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, तो वो सारी आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखो एक और क्वेश्चन है, इन्होंने बोला द सम ऑफ टू नंबर्स इज सी। ठीक है, तो हमने मान लिया दो नंबर है एक्स और वाई, उनका सम कितना दिया है बच्चों, सी दिया है। ठीक है, एंड देयर कोशेंट इज पी बाई क्यू, यानी उनका जो डिवीजन दिया है एक्स अपॉन वाई वो कितना दिया है, पी बाई क्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दो नंबर का सम सी दिया है और दो नंबर का डिफरेंस, सॉरी दो नंबर का जो डिवीजन है वो पी बाई क्यू दिया, तो हमसे नंबर पूछे हैं। तो देखो अभी जो हमने चीज़ें सीखी हैं, हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोपोर्शन के बारे में बहुत सारा कुछ हमने पढ़ा है और सीखा है, तो उसी का यूज़ करते हैं। मैंने क्या किया, ये जो आपको रेशियो दिया है ना एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, मैंने दोनों तरफ वन ऐड कर दिया। तो दोनों तरफ वन ऐड करेंगे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, मैं एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वन ऐड करने के बाद एलसीएम भी ले लिया, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन क्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है c, तो हो गया c अपॉन वाई इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन क्यू। क्या बात समझ में आ रही है? तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो y की वैल्यू निकलेगी वो क्या आ जाएगी बेटा, सी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। क्या बात समझ में आ रही है? ये तो y आ गया, अब मुझे x चाहिए, तो अब मैंने क्या किया, मुझे x निकालना था तो मैंने इसी रेशियो को पहले पलट के लिख लिया, पलट के लिख लिया मतलब y अपॉन एक्स लिख लिया, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू q अपॉन पी लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कॉम्पोनेंटो लगाया, फिर से मैंने दोनों तरफ वन ऐड किया, वन ऐड करके एलसीएम लिया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन क्यू, सॉरी नीचे p है p, सही है। फिर से कॉम्पोनेंटो लगाया, दोनों तरफ वन ऐड किया। अब x प्लस वाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी है c, तो हो गया c अपॉन एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन p, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा pc अपॉन p प्लस क्यू। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, किसका यूज करके, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो कॉन्सेप्ट का यूज करके। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, वैसे भी हो जाता है, लेकिन जब हमें ये चीज़ें पता है तो हम उनका यूज़ करेंगे, और जब तक आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं या जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे, जब तक आप उसको क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो फिर वो किसी काम के नहीं है, और कुछ समय बाद आप उनको भूल भी जाओगे। और अगर आपने उनको, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड आपने 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन कर लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो है ना चीज़ें फिट हो जाएंगी कि अच्छा ये चीज़ मैंने वहाँ अप्लाई की थी। तो जो भी सीखो उसको क्वेश्चन में अप्लाई करो, ताकि वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, two positive numbers are in the ratio 4:5, if the difference between these numbers is 24 then find the numbers। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि दो नंबर है पॉजिटिव नंबर जिनका रेशियो 4:5 है, तो हमने मान लिया let two positive numbers let two positive numbers are a and b। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, ए और बी का रेशियो कितना दिया है बच्चों, 4:5 यानी 4/5। ठीक है, अब इस रेशियो को मैंने मान लिया लेमडा के इक्वल। ठीक है, जनरली हम लोग रेशियो को लेमडा के इक्वल या एक्स के इक्वल, किसी के भी इक्वल मान लो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो लेमडा इज इक्वल टू ना भी मान के ऐसे मान सकते हो कि भाई ए अब और बी का जो रेशियो है, जो दो नंबर है उनका रेशियो है 4:5। सही है, 4:5 का रेशियो है, तो आप इस तरीके से मान सकते हो कि भाई जो पहला नंबर है आपने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया x, तो जो a है वो आपका 4x हो गया। ठीक है, और जो b है आपका वो क्या हो गया, 5x हो गया। ठीक है, x आपने एक वेरिएबल अपने तरफ से मान लिया। इससे क्या होगा आप देख लो, a इज इक्वल टू 4x माना, b इज इक्वल टू 5 है। अच्छा एक और मैं बात बता देता हूँ जो काफ़ी बच्चों को मतलब प्रॉब्लम रहती है या कंफ्यूज रहते हैं, कि जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू 4/5 लिखा है ना, तो काफ़ी बच्चों को लगता है a की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू 5 हो गई। ऐसा नहीं है, a अपॉन बी का मतलब है, a अपॉन बी की वैल्यू अगर 4/5 लिखी, इसका मतलब है कि a एक क्वांटिटी है या a एक कोई नंबर है और b जो है वो दूसरी क्वांटिटी या दूसरा नंबर है, उनकी वैल्यूज का जो रेशियो है वो 4:5 है।
ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5 नहीं है, इसलिए अब जब भी हमें रेशियो दिया जाता है दो क्वांटिटी का, तो हम एक नया वेरिएबल x मान लेते हैं और उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो में। तो a की वैल्यू 4x हो गई, b की वैल्यू 5x हो गई। अब क्वेश्चन में दिया है इफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 24, इन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 है। तो ऑब्वियस बात है 5x बड़ा होगा और 4x छोटा होगा, तो 5x माइनस 4x, ये आपको क्वेश्चन में दिया कितना बच्चों, 24। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। और जब x की वैल्यू 24 आ गई, अब ये x की वैल्यू आप यहाँ रख दो a और b में, तो आपका जो a होगा वो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4 इंटू 24। तो 24 इंटू 4 कितना होता है बच्चों, 96। सिमिलरली b में रखोगे वैल्यू, तो 5 इंटू 24, 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा बच्चों, 120। सो दीज आर द आंसर। सही है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज के बाद कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू 4/5 लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, हाँ वो हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल हम नहीं मानेंगे कि a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5, बिकॉज ये a और b जो दो नंबर है, a और b जो दो क्वांटिटी है, उनका रेशियो दिया है 4/5। सही है, वो उसकी वैल्यू नहीं दी है। तो इसलिए हम लोग एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, हम ऊपर नीचे किसी भी एक अननोन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने x से कर दिया, तो a की वैल्यू फिर 4x मान लेंगे, b की वैल्यू 5x मान लेंगे। सही है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो ओके, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मतलब इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। और इस लेक्चर में जो मेन चीज़ जो मुझे बतानी थी आपको, ठीक है ना, जस्ट 1 मिनट, इस लेक्चर में जो मुझे मेन पॉइंट आपको बताना था वो यही था कि रेशियो और प्रोपोर्शन का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा है आपके, ठीक है ना, जो 11th-12th में जो कहीं ना कहीं छोटा छोटा यूज़ आएगा, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कितने डिफरेंट टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।